नमस्कार। नाटक के बारे में आपको आपके जो बीए पार्ट थर्ड ईयर में सेकंड पेपर है, नाटक और निबंध चलते हैं। तो आज हम आपको नाटक की तत्वों के आधार पर समीक्षा या नाटक कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वप्रथम काव्य। काव्य के दो भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य व्यक्ति एकांत में बैठकर आनंद प्राप्त कर सकता है, ठीक है। श्रव्य काव्य के भी दो भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के भी दो भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। दूसरा है दृश्य काव्य, जिसे अभिनय के द्वारा हम उसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं, या जिसको रंगमंच पर हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं, या रंगमंच पर जिसका अभिनय होता हो, वह श्रव्य काव्य कहलाता है। अब नाटक भारतीय परंपरा के अनुसार नाटक के तीन तत्व हैं, वस्तु, नेता एवं रस। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार नाटक के 6 तत्व माने गए हैं। पहला कथा वस्तु, दूसरा पात्र एवं चरित्र, तीसरा संवाद एवं कथोपकथन, चौथा देश काल एवं वातावरण, पांचवा भाषा शैली, छठा उद्देश्य। इन 6 तत्वों के आधार पर ही किसी नाटक की आप समीक्षा करते हैं। आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसने गद्य की जितनी भी विधाएं हैं सब पर लेखनी चलाई है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम गद्य का जनक माना जाता है। आपके पाठ्यक्रम में उनका भारत दुर्दशा नाटक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो रचना काल का समय है 1857 से 1900 का है। 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह हुआ था, और उस विद्रोह में उन्होंने गद्य की जितनी सेवा की है, या गद्य की जितनी भी विधाएं सबसे पहले लिखने का काम किया है, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इसीलिए हम उनको गद्य का जनक मानते हैं। अब पाश्चात्य परंपरा के अनुसार ये नाटक के 6 तत्व होते हैं। कथा वस्तु, प्लॉट, जिसको थीम बोलते हैं। कथा वस्तु जितनी मजबूत होगी, कथा वस्तु जितनी सुदृढ़ होगी, वह नाटक उतना ही श्रेष्ठ माना जाएगा। कथा वस्तु 2 प्रकार की होती है, आधिकारिक और प्रासंगिक। आधिकारिक जिसमें मुख्य विषय होता है, मुख्य विषय जैसे रामायण में राम की कथा मुख्य बिंदु है, मुख्य विषय है, और राम की कथा को ही आगे ले जाने का अन्य जो विषय है वो काम करते हैं। दूसरी कथा वस्तु वह होती है प्रकार की प्रासंगिक, गौण कथा होती है। मुख्य कथा के साथ साथ अन्य कथाएं भी इसके साथ चलती हैं। जैसे रामायण में राम कथा तो मुख्य कथा है ही, सुग्रीव का प्रसंग आता है, लंका का प्रसंग आता है, तो ये कैसी है, गौण कथाएं होती हैं, गौण। अब दूसरा इसमें आता है कौन है, पात्र एवं चरित्र। पात्र भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रमुख पात्र और गौण पात्र। प्रमुख पात्र जिसमें 2 प्रकार के होते हैं, प्रमुख पुरुष पात्र, प्रमुख स्त्री पात्र। प्रमुख पुरुष पात्र होता है उस नाटक का नायक होता है, और प्रमुख स्त्री पात्र में वो जो नायिका होती है वो उस नाटक की नायिका मानी जाती है। जैसे जयशंकर प्रसाद का ध्रुव सामनी है, तो उसमें जो चंद्रगुप्त है वो कौन है, नायक है, और ध्रुव सामनी उस ध्रुव सामनी नाटक की क्या है, नायिका है। और दूसरा इसमें होता है गौण पात्र। गौण पात्र में अन्य पात्र होते हैं जो नायक और नायिका के चरित्र की विशेषताओं को आगे ले जाने का या उनके प्रसंग को और अधिक बढ़ाने का काम करते हैं। यानी प्रमुख पात्रों के अलावा पात्र एवं चरित्र चित्रण में गौण पात्र भी हमें दिखाई देते हैं। जैसे द्रौपदी में रामगुप्त है, वो गौण पात्र है। और तीसरा जो है वो संवाद होता है। संवाद जिसको हम कथोपकथन, संवाद छोटे होने चाहिए, संवाद प्रभावशील होने चाहिए, क्योंकि नाटक वही श्रेष्ठ है जिसका रंगमंच पर अभिनय किया जाए, और वही नाटक श्रेष्ठ माना जाता है जिसको देखने वाले दर्शक या श्रोता उससे ज्यादा आनंद की प्राप्ति कर सके। अगर पात्र संवाद बड़े होंगे तो जो नाटक रंगमंच पर अभिनय किया जा रहा है उसके पात्र
उस संवादों को बोलने में उनको कठिनाई होगी, दिक्कत होगी, इसीलिए वो बोल नहीं सकते हैं। इसलिए नाटक के जो संवाद है वो छोटे होना चाहिए। प्रभावशाली भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए, कैसी, जो सुनने वाले को सीधा उस पर अपना प्रभाव डाले। आपने रामायण और महाभारत बहुत पहले आपने टीवी पे देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन था जब वो दूरदर्शन और उन पर फिर उनका प्रसारण हुआ था। लेकिन वो रामायण महाभारत क्यों प्रसिद्ध हुए? उनके डायलॉग्स, उनके संवाद आज तक लोगों की जुबां पे है, क्योंकि उनके जो डायलॉग्स थे वो हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर राही मासूम रजा, जिसने लगभग 100 फिल्मों की कहानियां के डायलॉग लिखे, उन्होंने लिखे थे। आपको आज तक रामायण महाभारत के डायलॉग्स याद है। और नाटक का जो मुख्य तत्व होता है वो संवाद होता है, और यहाँ तक कहा जाता है कि संवाद नाटक की रीढ़ है। जिस प्रकार व्यक्ति की अगर रीढ़ की हड्डी में परेशानी हो, प्रॉब्लम आ जाए, तो व्यक्ति चल फिर नहीं सकता है, अपना काम अच्छी तरह नहीं कर पाता है। तो अगर नाटक में संवाद उत्कृष्ट श्रेणी के नहीं है, संवाद बेजोड़ नहीं है, तो वह नाटक श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। इसीलिए नाटक को श्रेष्ठ बनाने के लिए उसके संवाद छोटे होने चाहिए, उसके प्रभाव दर्शक या श्रोता पर वो अपना प्रभाव डालने चाहिए, स्पष्ट रूप से उनका प्रभाव लक्षित होना चाहिए। चौथा है देश काल एवं वातावरण। अब जैसे आप भारतेंदु हरिश्चंद्र को लेंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय है 1857 से 1920, और 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह हुआ 1857 में, और तो 1900 के बीच में भारतवर्ष में औरंगजेब या भारतवर्ष में अंग्रेजों का राज था। जयशंकर प्रसाद का जो समय है वो 1900 से 1936 के बीच का माना जाता है। और जयशंकर प्रसाद ने जितने भी नाटक लिखे हैं वो सब ऐतिहासिक नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद के साहित्य के बारे में, जयशंकर प्रसाद के नाटकों के बारे में ये कहा जाता है कि प्रसाद का काव्य अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र कहा जाता है। उसकी जो कथानक है, कथावस्तु है, वो तो ऐतिहासिक है, पौराणिक है, लेकिन उसकी जो समस्या है वो आम आदमी की समस्या है, आपकी समस्या है, एक मध्यम वर्गीय परिवार की समस्या है। ध्रुवसामनी नाटक को आपने पढ़ा होगा, तो उसका पति जब ध्रुवसामनी को दूसरे राजा के यहाँ भेजने के लिए तैयार हो जाता है, तो आज ऐसी समस्या है। और उस ध्रुवसामनी तो एक समस्यात्मक नाटक है, तमाम तरह विधवा समस्या है, बाल विवाह समस्या है, तो वो उन सब समस्याएं या उस लेखक अपने नाटक की रचना कब कर रहा है, उस काल में, देश काल में, या उस कालीन समय, उस समय में उसका चित्रण अवश्य करता है। जैसे भारतीय राजनीति में 1905 से 1920 तक गांधीवादी युग माना जाता है। गांधीवादी युग में भारतीय राजनीति पर गांधी की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। तो यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में भी इनके समय का प्रभाव, इनके समय की विशेषता स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है। ये देश का और वातावरण कैसा था, समाज में लोग किस माहौल में रहते थे, समाज में कैसी स्थिति थी, लोग कितने गरीब थे, वो सब वातावरण में वो नाटककार उस अपने समय के अनुसार उस समय कैसा वातावरण था उसका भी अपने नाटक में, अपनी कृति में उसका चित्रण अवश्य करता है। अब है भाषा शैली। भाषा शैली में नाटककार मुख्य भाषा के साथ साथ किन भाषा का प्रयोग करता है? तो आपने देखा होगा तत्सम शब्दों का प्रयोग, प्रसाद के जितने भी नाटक हैं उसमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग ज्यादा हुआ है। तत्सम शब्द मुख्य शब्द होता है, तद्भव शब्द, देशज शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। अंग्रेजी, उर्दू, लोकोक्ति, मुहावरे, इन सब का भाषा शैली में प्रयोग देखने के लिए हमें मिलता है। और नाटक का जो छठा और अंतिम तत्व है, आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपका कोई उद्देश्य है, आपके घर वाले यहाँ पढ़ा रहे हैं, उनका भी एक उद्देश्य है, हम आपको पढ़ाते हैं, हमारा भी उद्देश्य है। तो नाटक या उपन्यासकार
या कहानीकार जब अपने नाटक की, उपन्यास की, कहानी की रचना करता है तो एक उद्देश्य साथ लेकर चलता है। वो उद्देश्य क्या होता है? आने वाली पीढ़ियां उस उद्देश्य को फॉलो करें, उस नाटककार या उस उपन्यासकार के बताए गए मार्ग पर चले, जिससे वो अपना जीवन सफल बना सके। तो नाटक भारत दुर्दशा सुखांत एक नाटक माना जाता है। दुर्वसामिनी जिसमें कई समस्याओं को लेखक ने लिखा है, प्रसाद ने रखा है, और उन समस्याओं का निराकरण करने में प्रसाद का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य उनको अवश्य प्राप्त हुआ है। इसीलिए ये उद्देश्य नाटक का प्रमुख तत्व माना जाता है। नाटक के 6 तत्व हैं। अब आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में 2 नाटक चलते हैं, भारत दुर्दशा और ध्रुवसामिनी। तो इनसे अगर नाटकों के तत्वों के आधार पर समीक्षा पूछे तो आपको इन्हीं 6 तत्वों को माध्यम बनाकर, आधार बनाकर, अवलंब बनाकर उन नाटकों की आपको समीक्षा करनी है। ये नाटक के 6 प्रमुख तत्व माने जाते हैं। पहला कथा वस्तु मुख्य माना जाता है, दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा है संवाद, चौथा है देश काल एवं वातावरण, पांचवा है भाषा शैली और छठा उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्य को साथ लेकर के कवि इन 6 तत्वों को आधार बनाकर ही कवि अपने नाटकों की रचना करता है। और ये पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार नाटकों के तत्व बताए गए हैं। इन्हीं नाटकों के तत्वों के आधार पर हमें ध्रुवसामिनी की तत्वों की समीक्षा करनी है, हमें भारत दुर्दशा की समीक्षा करनी है, हमें इसके जो प्रमुख पात्र हैं जिसको हम नायक नायिका कहते हैं उनकी चारित्रिक विशेषताओं का चित्रण हमें करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।